वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पश्चिम बंगाल की एक घटना के बारे में, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वहां पर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बहुत ही विभत्स और भयावह घटना घटी। एक डॉक्टर थी, रेजिडेंट डॉक्टर, उसके साथ गलत काम हुआ। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा मोमेंट शुरू हो गया। लोगों ने डिमांड की कि अपराधी को सज़ा दी जाए। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, रैलियाँ हुई, बहुत लंबे समय तक हुई, अभी भी हो रही हैं, चल रही हैं। एक मांग है जो लोग कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी इसमें आ गए, लोगों के समर्थन में, डॉक्टर्स के समर्थन में। और डॉक्टर के समर्थन में राजनीतिक दल आ गए। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, उसे सज़ा भी हो जाएगी। अगर कोई अन्य अपराधी हैं तो हो सकता है इस आंदोलन से दबाव बनाने के कारण वो अपराधी भी गिरफ्तार होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा ही एक केस दिल्ली में हुआ था, ऐसा ही विभत्स, ऐसा ही भयावह केस। उसके बाद भी गिरफ्तारी हुई थी। प्रश्न ये है कि ऐसे कितने केस होते रहते हैं, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में। एक ऐसा ही केस भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था, उज्जैन में, जहाँ एक बिल्कुल छोटी बच्ची थी जो निर्वस्त्र घूमती हुई मिली, बहुत ही शत विक्षत हालत में। उसके बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। हर रोज, हर हफ्ते, बार बार ऐसी घटनाएं कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी यहाँ, कभी वहाँ होती रहती हैं। हम मोमबत्ती लेके निकलते हैं, हम नारे लगाते हैं, आंदोलन करते हैं, अपराधी गिरफ्तार होते हैं, कुछ दिन बाद फिर कोई घटना घटती है। ये घटनाएं हमारे देश में एक प्रकार से आतंकवाद की तरह हो गई हैं। अगर आप आतंकवाद की घटनाओं को देखो ना गौर से, तो वो भी होती रहती हैं। हमारे सैनिक उनको मारते रहते हैं, लेकिन आतंकवादी फिर आ जाते हैं। नक्सलियों को हमारे सैनिक, हमारे सशस्त्र बल एलिमिनेट करते हैं, वो फिर तैयार हो जाते हैं। जैसे आतंकवादियों की कोई फैक्ट्री है और वो आते जा रहे हैं, वैसे ही बलात्कारियों की भी कोई फैक्ट्री है, वहां से ये आते ही जा रहे हैं, ये रुक ही नहीं रहे। हमारे पड़ोस में निकल आता है, हमारे शहर में निकल आता है, हमारे राज्य में निकल आता है, हमारे राजधानियों में निकल आता है, गलियों में निकल आते हैं, निकल के आते ही जा रहे हैं। जैसे जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहाँ से आतंकवादी आते ही रहते हैं, सशस्त्र बल उनको गोली मारते हैं और फिर आ जाते हैं, वैसे ही ये भी आते ही जा रहे हैं। ये समस्या क्या आंदोलन करके फांसियों पे लटका देने से सॉल्व हो जाएगी क्या? प्रश्न ये है। आंदोलन करने चाहिए, इनको फांसी पे लटकाना चाहिए, पर क्या ये स्थायी और एक प्रमाणिक समाधान है? ये प्रश्न है। इसके लिए कई लोग एक मत लेके आते हैं। एक मत है लोगों का कि देखो, जहाँ शरिया लागू है वहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं होती, कम होती हैं। लेकिन शरिया हम लागू कर दें, मान लें कि हमने एक बार के लिए शरिया लागू कर दिया कि सभी औरतें टेंट में रहेंगी और कोई भी काम, नौकरी, रोजगार, धंधा नहीं करेंगी, और बिना पुरुष की सिक्योरिटी के, घर के 2 पुरुष 3 पुरुष के सिक्योरिटी के बिना वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी। जैसा कई अफ़गानिस्तान जैसे और अन्य देशों में जहाँ बहुत कट्टर व्यवस्था है वहाँ पे लागू है, वो हम मान लो लागू कर देते हैं हम लागू। फिर क्या उन देशों में ऐसी आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं? कम हो रही है, लेकिन हो रही हैं। बात तो वही है, ऐसी घटनाएं वहाँ पे कम हो रही हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं वहाँ पे भी तो हो रही हैं। तो ये तो कोई समाधान नहीं निकला कि हम महिलाओं की स्वतंत्रता ही छीन लें, उनका अधिकार ही छीन लें। जो लोग शरिया का समर्थन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनके लिए हिसाब से कह रहा हूँ। अगला उदाहरण देखें तो अगला उदाहरण हमारे पास यूएस का है, कनाडा का है, फ्रांस का है, बेल्जियम का है, स्विट्जरलैंड का है। ये वो यूरोपीय देश है जहाँ से हमने ये खुली अर्थव्यवस्था स्वीकार की है, जहाँ महिलाओं को समान और स्वतंत्र अधिकार है। महिलाएं काम पे जा रही हैं, रोजगार कर रही हैं, है ना, उनको जो काम चाहिए कर रही हैं। अगर वो लेट नाइट तक भी काम करना चाहती हैं वो कर रही हैं, स्वतंत्र है। ये व्यवस्था हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगाई है। तो ऐसा क्यों है कि उन विदेशी राष्ट्रों में ये समस्याएं कम हैं और भारत में समस्याएं ज़्यादा हैं? ऐसा क्यों है? ये प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनता है कि अगर हम शरिया भी लागू कर दें तो क्या इसका समाधान हो जाएगा? प्रश्न ये बनता है। अगर हम पश्चिमी राष्ट्रों की तरह कोई उपाय करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पश्चिमी राष्ट्र इन चीज़ों से अछूते हैं। घटनाएं तो वहाँ भी घट रही हैं।
अगर जनसंख्या का अनुपात करें तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ऐसी घटनाएं और ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार वो आंकड़ा कम होना चाहिए, पर वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब भारत के अंदर सब कुछ सही है ये नहीं कहना चाह रहा। भारत के अंदर समस्या है, समाधान की आवश्यकता है, और फांसी से भी बदतर कोई सजा होती है तो वो दी जानी चाहिए। लेकिन क्या ये इस प्रॉब्लम का दी एंड है? सजा तो मिल रही है, फांसी तो हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं किसी फैक्ट्री से निकल के ये माल आ रहा हो, उस तरह से ये रेपिस्ट आते ही जा रहे हैं। सवाल वही आता है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी विभत्स मानसिकता का बीज कहां पे है? और हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये समस्या राजनीतिक नहीं है। सबसे पहले अगर कुछ हमें स्वीकार करना है भारत को, तो हमें यह स्वीकार करना है कि समस्या राजनीतिक नहीं है। ऐसी घटनाएं यूएस में हो रही है, कनाडा में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, कई जगहों पे हो रही है, लेकिन उनका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम शरिया मानने वाले देशों को देखें या बिल्कुल खुली व्यवस्था वाले पश्चिमी देश देखें, कहीं भी इन घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होता है। हमारे देश में क्योंकि जनता मांग करती है, कुछ प्रदर्शन शुरू होते हैं, तो राजनीतिक दल वहां पे अपना एक स्पेस बनाना शुरू करते हैं। वो इसको एक वोट बैंक की तरह देखना शुरू करते हैं, बस। और समस्या राजनीतिक हो जाती है। पर समस्या राजनीतिक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके राज्य, जिसके क्षेत्र में ये घटनाएं ना घट रही हो। सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी क्षेत्रों के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली नहीं है जो इन आंदोलनों के अंदर कूद जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। घटनाओं को राजनीतिक तूल देना, वो भी ऐसी घटनाओं को, ये भारत की बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी प्रश्न यही आता है कि ये समस्या क्यों हो रही है, ऐसा है क्यों? कठोर कानूनों के बाद, आंदोलनों के बाद, राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने के बाद, फांसी पे लटकाने के बाद भी ये क्यों हो रहा है? जवाब बहुत सरल है। बलात्कारियों की ये फसल पुरुष मन में तैयार होती है। समस्या पुरुष के मन और मस्तिष्क में है। अगर पुरुष के मन और मस्तिष्क में समस्या ना हो तो कभी ऐसी विभत्स घटनाएं नहीं घट सकती। पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि समस्या पुरुष मन मस्तिष्क के अंदर है। महिलाएं बलात्कार नहीं कर रही हैं, वो झूठे आरोप लगा रही हैं दहेज के। हो सकता है वो झूठे आरोप लगा रही हो बलात्कार के, हो सकता है वो किसी को सिड्यूस कर रही हो, लेकिन जो नृशंसता, जो अमानवीयता पुरुष कर रहा है वो महिलाएं नहीं कर रही हैं। हो सकता है महिला किसी के साथ अनैतिक संबंध बना रही है, लेकिन जिस प्रकार से पुरुष महिला का बाजारीकरण कर चुका है, उतनी नीचे महिलाएं नहीं गिरी हैं। सेक्स को बाजार का सामान बनाने में पुरुष का स्थान पहला है, वो है जो इसको खरीदता है। समस्या पुरुष के मन और मस्तिष्क में, हमें यह स्वीकार करना होगा। अतः इसका स्थायी समाधान, दीर्घकालिक समाधान, प्रभावी समाधान अगर हमें चाहिए तो हमको पुरुष के मन और मस्तिष्क पे काम करना होगा। महिलाओं को बराबर अधिकार देने का उपाय पश्चिमी जगत ने कर रखा है। अपराधियों को कठोरतम दंड देने का विधान शरिया के जगत ने कर रखा है। लेकिन भारत ने जो इसका समाधान पूर्व में से खोज रखा है, वो एक अलग प्रकार का समाधान है। वो समाधान पुरुष के मन और मस्तिष्क पे बाल्यकाल से काम करने का है। अगर पुरुष के मन और मस्तिष्क पे बाल्यकाल से काम किया जाएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। हमको ये मानना होगा विश्व में भारत ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ महिला को परमात्मा के रूप में, देवी के रूप में पूजा जाता है। अन्य कोई व्यवस्था महिला को ईश्वर के रूप में नहीं देखती है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत वो देश है जहाँ स्त्री को देवी माना जाता है। लेकिन जिस देश में महिला को देवी माना जाता है, वहां इतनी बुरी कदर से उसका अपमान क्यों हो रहा है? वहां पे वो बाजार और मंडी का सामान कैसे बन गई? वहां पे वो बाजार में बिकने वाली कॉमोडिटी या मांस के लोथड़े की तरह छिन्न भिन्न किए जाने वाली वस्तु कैसे बन के रह गई? ये विकृत मस्तिष्क का इलाज क्या है? ये इलाज बाल्यकाल से शुरू होता है, ये इलाज युवा अवस्था शुरू होता है।
सामान्य तौर पे अगर हम देखें ना, तो वर्जिनिटी को या ब्रह्मचर्य को या कौमार्यता को स्त्री के लिए अनिवार्य माना जाता है। किसी भी देश, किसी भी व्यवस्था के अंदर स्त्री की वर्जिनिटी उसके चरित्र का प्रमाण पत्र है। यही बात पुरुषों पर भी लागू होनी चाहिए। अगर स्त्री की वर्जिनिटी, अगर स्त्री की, महिला की वर्जिनिटी उसके चरित्र का प्रमाण पत्र है, तो पुरुष की वर्जिनिटी भी उसके चरित्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सभी ये मानते हैं कि महिला की वर्जिनिटी बहुत जरूरी है, उसकी चरित्रता का प्रमाण पत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर पुरुष की वर्जिनिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है और उसके चरित्र का प्रमाण पत्र है। जिस दिन पुरुषों के दिमाग में बाल्यकाल से, युवा अवस्था से ये भावना दृढ़ कर दी जाएगी कि तुम्हारी वर्जिनिटी, तुम्हारा ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो पुरुष खुद अपने ब्रह्मचर्य की, अपने शरीर की पवित्रता की रक्षा करेगा। जब बाल्यकाल से ये बात पुरुष के मन मस्तिष्क में रख दी जाएगी, उसकी वर्जिनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी पवित्रता बहुत ज़रूरी है। जैसे महिला के मन में बाल्यकाल से, युवा अवस्था से ये बात दृढ़ कर दी जाती है कि तुम्हारी वर्जिनिटी तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारी वर्जिनिटी तुम्हारी पवित्रता की गारंटी है, तुम्हारी वर्जिनिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसी ही भावना अपने ब्रह्मचर्य के लिए, अपनी वर्जिनिटी और शरीर की पवित्रता के लिए पुरुष के मन में भी बचपन से होनी चाहिए। उसे भी ये स्वीकार करवा देना चाहिए बचपन से कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद पुरुष खुद अपने पवित्रता की रक्षा करेगा। वो खुद ये मान के चलेगा कि विवाह से पूर्व, विवाह के अलावा कहीं भी संबंध बनाना बहुत गलत है। और जब पुरुष ऐसे सोचने लग जाएंगे तो महिलाएं स्वतः सुरक्षित हो जाएंगी। स्वतः जिस प्रकार से हम महिला के लिए उसकी पवित्रता, उसके चरित्र का प्रमाण पत्र, उसकी वर्जिनिटी को बनाते हैं, उस प्रकार से पुरुष के दिमाग में भी ये भाव प्रबल होना चाहिए कि मेरा ब्रह्मचर्य, मेरे शरीर की पवित्रता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये दोनों बातें एक समान रूप से दोनों ही मान लें तो ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। कम से कम तो हो ही जाएंगी, और कम भी ना हो, बंद भी ना हो, लेकिन वो इतना विभत्स रूप तो धारण नहीं करेंगी जो हमारे सामने रह के बार बार आता है। पुरुष को बचपन से महिला के प्रति एक पवित्र भाव रखना चाहिए, लेकिन युवा अवस्था आते ही अपने मित्रों के संपर्क से, बाहरी वातावरण और समाज के संपर्क से पुरुष के मन में स्त्री के प्रति एक भोग वस्तु का भाव प्रबल हो जाता है, और विकृत मानस के पुरुष उन्हें एक भोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपने एक मनगढ़ंत शब्द गढ़ लिए हैं, कंसेंट, यानी कि महिला की सहमति से उसके साथ अगर संबंध बनाए जाए तो कोई गलत नहीं है। विवाह से इतर संबंध बनाना गलत है, चाहे वो किसी भी तरह से, मन में सोचना भी गलत है। ये पवित्र भाव जब तक, ये ऊंचे भाव जब तक बचपन से इन सीड नहीं किए जाएंगे पुरुष मस्तिष्क में, तब तक इस समस्या का समाधान फांसी से, आंदोलनों से, चौराहे पे गर्दनें काटने से भी नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे ये सब किया जा रहा है, महिलाओं को टेंट में रखा जा रहा है, पुरुषों की गर्दनें काटी जा रही, लेकिन फिर भी वहाँ घटना घट जाती है। क्यों? क्योंकि आपने ये स्वीकार ही नहीं किया है कि शारीरिक संबंध एक पवित्र वस्तु है और हमें इससे स्वच्छंद और अनियंत्रित नहीं होने देना है। हमने ये बात स्वीकार ही नहीं की है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, हम जिस आधुनिक युग में रह रहे हैं, उसके साथ समस्या ये है कि हम ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि जो काम वासना है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। हम ये मानते हैं, हमारे आसपास के लोग, ये व्यवस्था ऐसा मानती है कि खुलेपन से कोई नुकसान नहीं होता और काम वासना को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक गति दे दो। पॉर्न है, प्रोस्टिट्यूशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, आपके साथ में जो कलीग कर हैं उनके साथ संबंध बनाना है, इस तरह की चीज़ों को रास्ता दे दो तो ये चीज़ कंट्रोल रहती है। ये जो मानसिकता, पश्चिमी मानसिकता जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, वो मानसिकता एक ऐसा वातावरण देती है जिस वातावरण में ऐसे राक्षस पलते हैं। आप देखो, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, स्वविवेक, पुरुषों के अंदर स्त्रियों के प्रति मातृभाव रखना, बहन और बेटी का भाव रखना, स्त्रियों के प्रति सम्मान रखना, उन्हें अपने बराबर मानना, ये चीज़ें तो नहीं है।
लेकिन उसके विपरीत चीज, यार पॉर्न कुछ गलत नहीं है, अरे यार प्रोस्टिट्यूट तो रहती है और शरीर की भूख शांत कर देती है, जिससे फिर गली गलत घटनाएं नहीं करती हैं। पॉर्न से तो क्या है, दिल दिमाग काबू में आ जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आदमी पागल हो जाए, किसी को पकड़ लेगा। ऐसे कुतर्क चल रहे हैं, और इन सब कुतर्कों के सहारे, इन सब फालतू बातों के सहारे हमने इसको सही मान लिया कि स्वाभाविक है, ऐसा हो जाता है। हमारे राजनेता हैं समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कह दिया था अरे बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है। ये आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलो, डॉक्टर से, और उसे इस बारे में बात करो तो क्या क्या खबर, अरे यार कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेक्स तो शरीर की जरूरत है, जैसे रोज रोटी चाहिए वैसे रोज सेक्स चाहिए, उसके ऊपर काबू थोड़ी किया जाता है, होने दो। डॉक्टर से बात करो वर्जिनिटी के बारे में, तो कहता है अरे वर्जिनिटी तो एक काल्पनिक बात है, वर्जिनिटी से कोई चीज नहीं होती है। पुरुष की फॉर स्किन और महिला के अंदरूनी झिल्ली, ये तो बचपन में साइकिल चलाते, खेलते कूदते, दौड़ने भागने से भी हट जाती है। इसलिए वर्जिनिटी तो खाली एक फालतू बात है, ये पुराने लोगों ने, ढर्रे पे चलने वाले ने और अंधा अनुकरण करने वाले मूर्ख लोगों ने बना रखा है। जो पुराने विचारों के, उन्होंने वर्जिनिटी शब्द बना रखा है। फिर क्या होगा जब आपके डॉक्टर ही ये हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। गूगल पे सर्च करके पढ़ना सेक्स एडिक्शन क्या होता है। आपने पॉर्न एडिक्शन सुना होगा, है ना, पर एक सेक्स एडिक्शन होता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सुनने वाले उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें और देखें। मानसिक रोग है, विकृत मन है ये। उस विकृत मन को जब आप ये कह दोगे कि ये कोई गलत नहीं है, ये तो शरीर की जरूरत है, तो फिर आपको ऐसी घटनाएं देखने मिलेंगी। ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, ये जो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, जिसको लीगलाइज करने की बात हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, कई राजनीतिक दल हैं, कई राजनेता ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि इसको भी एक काम ही मानो। तो इसको तुम काम मानते हो तो अपनी बहू बेटियों को भेज दो। जब तुम इसको काम ही मानते हो तो अपनी बहू बेटियों को भेज दो। जो सुप्रीम कोर्ट के जज या जो लोग इस संदर्भ में इसका समर्थन करते हैं, वो अपनी माँ, बहन और बेटी को इस धंधे पे लगा दें। इसका समाधान करने के लिए पुरुषों के मन मस्तिष्क का समाधान करना जरूरी है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि सेक्स उपभोग की वस्तु नहीं है, बेचने की वस्तु नहीं है, मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उस दिन इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हमने इसे एक कॉमोडिटी बना दिया है। केवल भारत ने नहीं, यूरोप में भी सेक्स कॉमोडिटी नहीं है। ये एक वाणिज्यिक व्यापारिक तत्व नहीं है जिसका खरीद फरोख्त की जा सके, लेकिन हम उसका समर्थन करते हैं। ऐसे लोग हैं हमारे आसपास और कहते हैं अरे ये कोई चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं है, ये पुरानी सामाजिक मान्यताएं हैं, अब तो सब बदल गया है। बदल दो, बदलो। ये जो नई व्यवस्था, ये जो विचारधारा है, जो आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम और स्त्री के प्रति सम्मान के भाव से विपरीत चल रही है, ये वो फैक्ट्री है जहां से बलात्कारियों का प्रोडक्शन हो रहा है। आप बुर्का पहना के भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप फांसी दे के गर्दनें काट के भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। जब तक पुरुष के दिल दिमाग में महिला के प्रति सम्मान का भाव नहीं आएगा, तब तक आप महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते। और महिला के प्रति सम्मान का भाव तब आएगा जब वो अपने स्वयं के शरीर की पवित्रता, अपने शरीर की और अपनी वर्जिनिटी की, अपने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए तत्पर होगा। जब वो ये मानेगा कि मुझे खुद को रोकना ये बहुत जरूरी है, तब ही ये रुकेगा। जब तक पुरुष ये मानेगा कि ये तो नॉर्मल है, सब करते हैं, ये नहीं होगा तो संतान कैसे होगी, काम को तो देव कहा है, अजंता एलोरा की गुफाएं देखो, कामसूत्र का देश है भारत। जब तक ऐसी बातें करते रहोगे और सेक्स को डिफेंड करते रहोगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। मैं सेक्स को गलत नहीं कह रहा हूं, अनियंत्रित सेक्स को गलत कह रहा हूं, मैं पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन को गलत कह रहा हूं, मैं उस विकृत मानसिकता को गलत कह रहा हूं जहां पुरुष ये सोचता है कि महिला की वर्जिनिटी तो जरूरी है, लेकिन पुरुष की होनी वो चलेगा। पुरुष की भी जरूरी है, महिला से भी ज़्यादा जरूरी है। जिन विचारों को समाज में धक्का देके पुश किया जा रहा है और फैलाया जा रहा है,
उससे इन राक्षसों का प्रोडक्शन होता है, इन बलात्कारियों की वो फैक्ट्री है जहाँ से वो बनते हैं। मैं फिर कह देना चाहता हूँ, मैं इस खुलेपन को, इस GF-BF के कल्चर को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर को, ये मेरी फ्रेंड है, महिला मित्र आदि, इस कल्चर को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं ये भी जज नहीं कर रहा हूँ कि पॉर्न और प्रोस्टिट्यूट सही है गलत। मैं कोई जजमेंट देने वाला भी नहीं हूँ और मैं कोई इनको सही गलत कहने वाला भी नहीं हूँ। मैं केवल ये विचार आपके सामने रख के और आपके खुद के विचार के लिए, इसके ऊपर गहराई से सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। आप खुद इस पे विचार करो। US हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, दूसरे यूरोपीय देश हो गए, ये सब ऐसी व्यवस्था को अपनाए, इनको 200 साल से भी अधिक हो गए महिलाओं को समान अधिकार दिए हुए। इन्होंने इसको सही करने के लिए पॉर्न को लीगलाइज कर दिया, फिर इनको लगा कि यार ये पॉर्न से भी नहीं रुक रहा है तो इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को भी लीगलाइज कर दिया। इन्होंने मोहर लगा, कहा कि लाइसेंस है, तू कर भाई प्रोस्टिट्यूशन, ये महिला कर सकती है प्रोस्टिट्यूशन, गलत नहीं है। इन्होंने सरकारी तौर पर इन सबको कानूनी जामे पहना दिए, लेकिन फिर भी ये घटनाएं नहीं रुक रही। तलाक बढ़ते जा रहे हैं, घर टूटते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वहाँ पे घर वालों की आपस में बातें ऐसी होती है, अरे सुन रहे हो, तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलके हमारे बच्चों को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी भी 4-5 जगह तलाक लेके आई है, पति भी 4-5 जगह तलाक लेके आया है और पुराने रिश्तों के बच्चों को तोड़ के वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं। वहाँ ये संवाद चलते हैं घरों में, तो तेरे और मेरे बच्चे मिलके हमारे बच्चों को मार रहे हैं, ये चलता है वहाँ। और उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है, समस्या यही की यही है। तो मैं केवल ये विचार आपके समझने के लिए छोड़ रहा हूँ। ये जो मेरी सोच है, आपको इस पे विचार करना है, उसके लिए मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ कि जब पुरुष खुद अपने शरीर की पवित्रता, ब्रह्मचर्य और वर्जिनिटी को बहुत महत्व देगा, उसको सबसे इम्पोर्टेंट देगा, सबसे ऊपर रखेगा, महिलाएं अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। और ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप सोच लो। होता क्या है, समाज के अंदर ऐसे जो लोग होते हैं जो सेक्स की लत के शिकार होते हैं, सेक्स एडिक्शन होता है जिनको, पॉर्न एडिक्शन होता है, वो कुकर्मी पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन को डिफेंड करते हैं। वो शायद महिला अधिकार को तो डिफेंड ना भी करें, लेकिन वो पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन को जरूर डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों के रहने से शरीर की भूख शांत रहती है, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। ये कुछ वैसा ही तर्क है कि नशेड़ी ऐसा कहे कि अगर बाजार में नशा मिलता रहेगा तो मैं कभी भी नशे का गुलाम नहीं बनूंगा, आसानी से मिलेगा तो मैं लिमिटेड ही करूंगा और मैं कभी नशे का गुलाम नहीं बनूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बाजार में आसानी से उपलब्ध है तो हो सकता है कि 2 जने नशे के गुलाम न बने, लेकिन तीसरा या 10वां या 8वां कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसका गुलाम बन जाएगा और नालियों में पड़ा हुआ मिलेगा, रास्ते पे रगड़ता मिलेगा, अपनी संपत्ति पूरी गंवा देगा और उसमें ही मर जाएगा। ऐसे लतखोर मिलेंगे अगर नशा आसानी से उपलब्ध होगा तो। उसी प्रकार से जब आप पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन को बिल्कुल होने देते हो, इजी वे में बहने देते हो, तो हो सकता है कि 10 आदमी या 50 आदमी या 100 आदमी ऐसे ना निकलें, लेकिन फिर ऐसे पुरुष निकल के आएंगे जो ऐसी विभत्स घटनाओं को अंजाम देंगे, क्योंकि वो इसके एडिक्ट हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। काम विकार के बारे में एक सामान्य मान्यता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शरीर के लिए जैसे खाना जरूरी है वैसे ये भी एक शरीर की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम भारतीय योग विज्ञान को देखें तो उसके अनुसार काम वासना एक मनोरोग है। जैसे गुस्सा करना बुरा है, वैसे ही इससे भी नुकसान होता है। जब तक पॉर्न है, प्रोस्टिट्यूशन है और पुरुष के दिल दिमाग में महिला के प्रति मातृभाव को प्रबल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा प्रशिक्षण और शिक्षण नहीं है जहाँ पुरुष अपने आप पे नियंत्रण के सिद्धांत को सीखे, ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को सीखे, तब तक ऐसी समस्या होती रहेंगी। एक चीज़ जो सबने अनुभव की है, एक चीज़ जो सभी ने अनुभव की, सभी मनुष्यों ने अपनी युवा अवस्था में, अपनी प्रौढ़ अवस्था में ये महसूस किया है कि जब काम वासना आती है, काम भोग की इच्छा जब आपको होती है और अगर आपने उसे किसी प्रकार टाल दिया, आप किसी काम में व्यस्त हो या आप बीमार हो या आप भूखे हो या बहुत थके हो, किसी भी कारण से आपने उस काम वासना की इच्छा को टाल दिया, तो अगली बार जब वो इच्छा आएगी तो उसका उतना वेग प्रबल नहीं होगा। लेकिन आपके मन में काम भोग की इच्छा आई और आपने उसे भोग लिया, तो अगली बार जब 7 दिन बाद या 10 दिन बाद या 2 दिन बाद या जब भी वो इच्छा आएगी तो वो कई गुना प्रबल हो जाएगी। इसलिए
ये बात एक बेसिक मानव मनोविज्ञान की है कि आप जब GF-BF, महिला मित्र पुरुष मित्र, विवाहेतर संबंध, पॉर्न और प्रोस्टिट्यूशन, इस खुलेपन की जब आप वकालत करते हैं तो आप एक बारीक सी बात भूल रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति इसे भोगेगा और इस इच्छा को बार बार स्वीकृति देगा, वैसे ये भड़केगी, वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इस पे काबू पाने का प्रयास करेंगे, अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे और अगर सफल हो जाएंगे तो ये धीरे 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 नियंत्रित होती जाएगी। यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका इलाज पुरुष के मन से करना होगा। पुरुष के मन में इसका इलाज है और वो इलाज वीर्य रक्षण, ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण है। जिस खुलेपन को हम समर्थन देते हैं उससे ये आग भड़कती है, कम नहीं होती है। जो पुरुष थोड़ा बहुत भी विवेक रखते हैं वो तो इस खुलेपन में अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन 100 में से कुछ 10 या 15 या 2 या 5 या 6 या 7%, कितने प्रतिशत पक्का नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग तो समाज में फिर ऐसे होते हैं जो एडिक्ट बन जाते हैं, और जो एडिक्ट बन जाते हैं वो यही चीज़ करते हैं। पुरुष के मन में बिल्कुल बाल्यकाल से युवा अवस्था से ब्रह्मचर्य का महत्व, शरीर की पवित्रता और वर्जिनिटी उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट है, ये भाव उसके दिमाग में दृढ़ किया जाए। माँ बहन बेटी के प्रति भावना से स्त्री को देखे, स्त्री को अपने समान माने, उसकी सम्मान करे, ये भाव बचपन से उसमें प्रबल किए जाएं तो एक सुसंस्कृत कल्चर्ड मन जो पुरुष का है वो इसका समाधान है। लेकिन जब हम कहते हैं कि यार कौन चलने दो, प्रोस्टिट्यूशन चलने दो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ बुरा नहीं है यार, ये महिला मित्र पुरुष मित्र वाला कल्चर है, उससे वासनाएं कंट्रोल रहती हैं और ऐसी घटनाएं नहीं घटती है, ये जो भाव है ये विकृत मनों को बढ़ाता है। क्योंकि आप जब खुलापन देते हो तो जो लोग इस खुलेपन के अंदर हैं वो शायद अपने मन मस्तिष्क की इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं और शांत बने रहते हैं, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने से कई ऐसे मस्तिष्क तैयार होते हैं जो विकृत और मनोरोगी हो जाते हैं, और फिर वो मनोरोगी राक्षस यही काम करते हैं जो आप देख रहे हो। संयम से और शुद्ध मन से इसका समाधान संभव है, खुलेपन से और संभोग के स्वतंत्र अवसरों को बढ़ाने से इसका समाधान संभव नहीं है। पश्चिम ने यही उपाय अपनाया, जैसे जैसे रेप उन्होंने महिलाओं को बराबर अधिकार दिए, बाहर निकलने का अधिकार दिया, घटनाएं बढ़ी तो उन्होंने कहा कि यार अब इसको लीगलाइज करो, चलने दो, जब आसानी से मिल जाएगा सेक्स तो कोई ज़बरदस्ती क्यों करेगा। लेकिन फिर भी समस्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, वहाँ भी और यहाँ भी। आप आग के अंदर पेट्रोल छिड़क के उसको काबू नहीं कर सकते, आपको आग के विपरीत तत्व उस पर छिड़कने होंगे, रेत डालो, पानी डालो तो बुझ जाएगी। समस्या कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। नृशंसता कौन कर रहा है? हत्या कौन कर रहा है? जबरदस्ती कौन कर रहा है? स्त्री को पैसे देके खरीदने का सामान कौन मानता है? पुरुष मानता है। इलाज उसके मन का जरूरी है, और उसके मन का इलाज कैसे होगा? जब उसे समझाया जाएगा कि ब्रह्मचर्य कितना इंपॉर्टेंट है, शरीर की पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट है, वर्जिनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को तो बताया जाता है वर्जिनिटी बहुत जरूरी है, ये तुम्हारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट है। पुरुष के भी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट है, वर्जिनिटी होनी चाहिए। लेकिन इन बातों को कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस व्यवस्था में चल रहे हैं, हम जिस वातावरण और समाज में चल रहे हैं, हम जिस आधुनिक कालखंड में चल रहे हैं, वहाँ इन बातों को दकियानूसी, फालतू और ढर्रा माना जाता है, तो फालतू चीज़ें ये माना जाता है, इसलिए इनको कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए अब हमारे पास क्या उपाय है? हमको वो दूसरा उपाय अपनाना होगा जो अन्य राष्ट्रों ने, अन्य व्यवस्थाओं ने कर रखा है। जैसे शरिया कोर्ट ने कर रखा है, महिलाओं को पूरी तरह से बांध दो, या तो ये करो या फिर ये करो जो पश्चिम ने कर रखा है। वहाँ पर प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को हथियार रखने का अधिकार है, तो महिलाओं को शस्त्र रखने का अधिकार दे दो, आसानी से लाइसेंस देने शुरू करो। लेकिन लाइसेंस की प्रक्रिया भारत में देखें तो खूब नियंत्रित है, गिने चुने प्रकार के लोगों को लाइसेंस मिलता है।
पहले तो सशस्त्र बल के वो जवान जो पहले काम कर चुके हैं या रिटायर्ड हैं उनको मिलता है, या फिर लाइसेंस उनको मिलता है जो नेशनल लेवल के शूटिंग के खिलाड़ी हैं, अथवा उनको मिलता है जिन पे कोई हमला हो चुका है और जिनकी जान को खतरा प्रमाणित हो चुका है। बस ये 3 प्रकार के लोग हैं। या फिर कोई सोने चांदी के बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको मिलता है। बस इन्हीं को मिलता है लाइसेंस। और जब लाइसेंस इस तरह से कठोर नियंत्रण में रहेगा तो महिलाओं को मिलेगा नहीं तो वो मरेंगे। इसलिए हम ये कर सकते हैं कि हम भी यूएस की तरह, कनाडा की तरह, फ्रांस की तरह, स्विट्ज़रलैंड की तरह, यूरोपीय देशों में जहाँ महिलाओं के समान अधिकार की कॉपी हमने करी है जहाँ से, उसी तरह हम भी हमारे महिलाओं को समान अधिकार दे दें। तो साथ में हम उनको शस्त्र धारण का भी अधिकार दे दें, बिन शर्ती, बिना लाइसेंस के। बस वयस्क व्यक्ति को शस्त्र धारण का अधिकार हम दे दें। सोचो दिल्ली में या पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के पास या उस स्त्री के पास हथियार होते तो क्या ऐसी घटना घटती? अगर घटना घटती तो भी कोई ना कोई अपराधी भी साथ में मारा जाता। तो पहला तो ये है कि पुरुषों के मन और मस्तिष्क का ही बचपन से सुधार किया जाए, उन्हें ब्रह्मचर्य, शरीर के प्रति, अपनी पवित्रता के प्रति पूरी तरह से सावधान किया जाए। जैसे महिलाओं को कहा जाता है कि तुम्हारी वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट है, तो पुरुष को भी यही बात सिखाई जाए, पहला उपाय। दूसरा उपाय ये कि हम शस्त्र रखने की प्रक्रिया बहुत लूज़ कर दें ताकि महिलाओं की पहुंच आसानी से हथियारों तक हो सकें और वो हथियार रख सकें अपने पास में आसानी से, ज़्यादा जटिल प्रक्रियाओं के बिना। तीसरा ये है कि स्त्री स्वयं ये विचार करे कि उसे नाइट शिफ्ट करनी है या नहीं, उसे देर रात तक घर से बाहर रहना है या नहीं, उसे पुरुषों की बराबरी के लिए कितना जोखिम उठाना है, ये महिला स्वयं विचार करे। ये बात बहुत अच्छी है कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं और वो उनसे भी अच्छा काम कर रही हैं, ये बात बहुत अच्छी है और ये खुश होने की बात है। लेकिन महिलाओं को अपने स्वयं के बारे में ये सोचना चाहिए कि वो इतना परिश्रम करके बाहर भी A1 परफॉर्मेंस दे रही हैं, घर के भी सारे काम संभाल रही हैं और बदले में वो जोखिम कितना ले रही हैं, ये भी महिलाओं को स्वयं विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई भी सेक्स एडिक्ट जानवर जो आपके आसपास है, वो कोई गले में तख्ती लगा के नहीं घूम रहा है कि मेरे को सेक्स एडिक्शन हो गया और मैं पागल हो चुका हूँ। वो नॉर्मली दिखता है, नॉर्मली बात करता है। वो ज़रूरी नहीं कि तुमको घूरेगा, तुमको कोई संकेत देगा अपनी गलत मानसिकता प्रदर्शित करने से पहले। वो जानवर कहीं भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। अगर आप बंगाल में पकड़े गए जानवर को ही देखो तो उस जानवर के मोबाइल में बहुत सारा पॉर्न वीडियो मिला और उसके कई प्रोस्टिट्यूशन से संबंध थे और 4 उसने शादियाँ कर रखी थी और औलादे भी थी। उसके बाद भी उसने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया, क्योंकि वो एडिक्ट हो गया था, लतखोर हो गया था। तो किसी व्यक्ति को शरीर की भूख मिलाने का साधन मिल जाएगा, उससे उसकी हवस शांत हो जाएगी और वो फिर ऐसा गलत काम नहीं करेगा। इस मूर्खता के भरोसे महिलाएं बाहर न निकल जाए कि मार्केट में इतना सब कुछ मिल रहा है, अब तो आदमी अपने आप को काबू कर ही पाएंगे। जरूरी नहीं है ना? शेर का पेट भरा हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसके सामने जाओ, क्योंकि वो तो दरिंदा है, वो तो हिंसक जानवर है। वैसे ही जो लतखोर हो गया है, जो एडिक्ट है इस चीज़ का, जो इन चीज़ों को डिफेंड करता है, खुलेपन को, नंगेपन को, अंग प्रदर्शन को जो डिफेंड करते हैं, जो लोग कामुकता को जो गलत नहीं मानते हैं, वो लोग ही इसके छुपे हुए एडिक्ट हैं। वो लोग इसके छुपे हुए एडिक्ट हैं जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, जो पकड़ में नहीं आया, लेकिन वो एडिक्ट है इस चीज़ के, इसलिए वो इसको डिफेंड करते हैं। तो ऐसे जानवरों से बस्ती भरी हुई है, आपकी लोकेलिटी समाज भरा हुआ है चारों ओर, कहीं भी इस तरह के जानवर हो सकते हैं। तो आप ये विचार करो कि आपको नाइट शिफ्ट करनी है कि नहीं करनी। पुरुषों की बराबरी करने के लिए कितना जोखिम लेना है, आसपास कितने जानवर घूम रहे हैं। ये दीवारों का जंगल, ईंट सीमेंट का जंगल जो आप देख रहे हो, जिसका शहर नाम है, जिसको हम शहर कहते हैं, ये दीवारों का जंगल है। वहाँ पे जिस्मों के भूखे जानवर घूमते हैं और कई घूम रहे हैं, और किसी के पास कोई नेम प्लेट नहीं, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है, आप नहीं जान सकते कौन है। आप आसपास गौर से देखो, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इसका समर्थन करेंगे, जो कहेंगे कि यार पॉर्न को भी एक लीगल बना देना चाहिए, इसको भी, प्रोस्टिट्यूशन को भी इज्जतदार काम की तरह देखना चाहिए। जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना, वो एडिक्ट हो चुके हैं। बस बात इतनी है कि वो पकड़ में नहीं आए।
वो कभी भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आप सावधानी रखो, आप खुद चुनो कि जो दलदल है, शहर का जो जंगल है, उसमें आपको कितनी दूरी तक और कहाँ तक, किस सीमा तक अपने आप को खतरे में डालना है। जहाँ पे महिलाएं खुद ऐसे काम करती हैं, पैसे के लिए शरीर को बेचती हैं, जिन्होंने औरत जात को कमोडिटी बना दिया है, ऐसी महिलाएं हैं। आप खुद भी देख सकते हो, ऐसी महिलाएं चारों ओर हैं जिन्होंने अपने आप को कमोडिटी बना दिया है। इंस्टा के ऊपर देखो, ट्विटर के ऊपर देखो, और जगह जगह देखो, उन्होंने छोटे कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहन के डांस करना, उन्होंने अपने आप को एक कमोडिटी बना दिया है। उन्होंने स्वयं को वस्तु बना के बेचना शुरू कर दिया है। और जब उनसे कहो तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा काम है। बस तो फिर जहाँ खुद महिलाएं ऐसी हो गई हैं, वहाँ आप कितने सुरक्षित रहोगे? क्योंकि जो पशु है वो तो इसी की शिकार में घूम रहा है। जो पशु है, जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो एडिक्ट हो चुका है, वो तो अखबार के अंदर शैम्पू या साबुन का विज्ञापन देख के भी पागल हो जाता है। तो फिर वो इंस्टा की रील देख के क्या करेगा? तो फिर वो रोज पैसे देके जब किसी औरत को खरीदेगा, तो उसके बाद उसका क्या भाव रहेगा औरत के प्रति? हमको जरूरत ऐसे पुरुषों की है जो स्त्री को माँ माने, बहन माने, बेटी माने, अपने समान माने, उसको सामान्य माने। तो हथियार रखो पास में, सावधान रहो, और जोखिम की सीमा तक लेना है बराबरी करने में, उसको नाप तोल के चलो। समय ऐसा है, समाज ऐसा है कि देर रात तक तो कोई पुरुष भी बाहर सुरक्षित नहीं है। ऐसे ऐसे इलाके हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पे 4 से 5 पुरुष तो हथियार लेके जाएं तो भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी व्यवस्था और ऐसी अव्यवस्था भी फैली हुई है। तो स्वयं निर्णय लीजिए, एक शस्त्र धारण कीजिए, और इलाज तो यही है कि पुरुषों को ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण का महत्व समझाया जाए। मूल में तो इलाज यही है। थैंक यू वेरी मच।